गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अनुराग शिक्षा के प्रसार यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने पिछली कक्षा को हम लोगों ने कंप्लीट किया, कक्षा 10th में हम लोगों में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को पूरा किया था और आज हम लोग दूसरी क्लास में यानी कि दूसरे चैप्टर में जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है आपका अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग थोड़ा थोड़ा जानते हुए चलते हैं, ठीक है। और इसको विस्तार रूप से ढंग से जानते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या इनके गुणधर्म किस प्रकार के होते हैं और कैसे ये काम करते हैं। तो मैं अपनी वीडियो चालू करने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध करूंगा कि आप लोग जितने अधिक से अधिक मेरे वीडियो को शेयर करें और जो इधर देखिए सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा रेड कलर का, उसे प्रेस करके उसके बगल में आपका घंटी का आइकन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है। और तो हम लोग ये चीज़ें आप लोगों को दे रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा और जितने अधिक से अधिक सहपाठी हों, मित्र हों, उनको शेयर करते रहिए, ठीक है। तो और तो आप लोगों का और समय ना लेते हुए मैं सीधा आपके चैप्टर पे आता हूँ। चैप्टर का नाम है आपका क्या है, अम्ल, क्षार और लवण। चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10th है हमारी लोग की यहाँ पे। क्लास 10th, ठीक है। और चैप्टर का नाम है जो अम्ल, क्षार एवं लवण, यही है ना। इसको हम लोग अम्ल को हम लोग बोलते हैं एसिड, क्षार को हम लोग बोलते हैं बेसिस, एंड लवण को हम बोलते हैं सॉल्ट, ठीक है। ये हो गया अम्ल, क्षार, लवण होता है। हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है। तीनों को अलग अलग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अम्ल क्या होता है। पहला है हमारा अम्ल, जिसको हम लोग कहते क्या है, एसिड। क्या होता है अम्ल, क्या होता है, अम्ल उसे कहते हैं वे पदार्थ। क्या लिखेंगे हम लोग, अगर हम लोग लिखते हैं या अच्छा लिखते हुए चलते हैं, चलिए। वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन धन आयन लिखिएगा, धन आयन, ठीक है। अगर इसको डोनेट किया जाएगा तो ये लिखा जाएगा H+। हाइड्रोजन धन आयन उत्पन्न करते हैं तो वे अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, वे अम्ल कहलाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे हो गया आपका, हम लोग लेते हैं HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। इसी को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अम्ल। ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब जब ये काम करेगा, क्रिया करेगा, तो इसके साथ में क्या बनता है, देखिए यहाँ पे। जब ये क्रिया करेगा तो यहाँ पे क्या क्या बन जाएगा, टूटेगा क्या क्या, देखो। हाइड्रोजन जो है प्लस आयन में टूट जाएगा और क्लोरीन जो होता है माइनस आयन में टूट जाएगा। अब
सोचेंगे कि ये प्लस आयन और माइनस आयन कहाँ से आ गया, यही सोच रहे होंगे आप लोग। तो ये लोग ये सोचिए पहले कि हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक कितना होता है। जब इसको मैंने आप लोगों को लिखवाया, शायद नहीं लिखवाया है, तो इसके बारे में आप लोग जान लीजिए कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन में एक परमाणु क्रमांक होता है और उसका भार भी एक होता है। हम लोग हाइड्रोजन यहाँ पे जो लिखा रहेगा उसको क्रमांक बोलेंगे, यहाँ पे जो लिखा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, भार बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है। उसी तरीके से क्लोरीन का होता है 17 और इसका जो भार होता है 35.5 होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों को याद होना चाहिए। ये हम अभी कुछ दिनों बाद इसकी वीडियो डालेंगे, अपलोड करेंगे, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। वो सारी क्लासेस के लिए रहेंगी। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि 9th 10th 11th 12 जितनी भी क्लासेज होती हैं, उसके ऊपर भी जितनी भी आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहेंगे, कंपटीशन में भी जाएंगे, तो वो चीज़ें आप लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसमें मैं आपको दूंगा कि तत्वों के नाम, उनके क्रमांक, उनका परमाणु भार, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा, ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगी। लेकिन हाँ, उसके कई पार्ट बन के आएंगे, 3-4 पार्ट बन के आएंगे, क्योंकि आपको एस ब्लॉक को दिखाना पड़ेगा, पी ब्लॉक को दिखाना पड़ेगा, डी ब्लॉक को दिखाना पड़ेगा और एफ ब्लॉक को भी दिखाना पड़ेगा। तो वो इसलिए हम लोग जो है उसको देखते रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग जानते होंगे कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का होता है, डी और एफ ब्लॉक का शायद नहीं होता है, जो कि हमको आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, ये समझ के रखिए, ठीक है। तो ये है। तो इसमें हमारा लोग का क्या है कि ये जो 17 है क्लोरीन और हाइड्रोजन एक है ना, तो 17, अगर 17 को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आप लोग जानते हैं कि ये क्या किस तरीके में टूटता है, पहले 2 में, फिर 8 में, फिर 8 में, इस तरीके से ये टूटता चला जाता है। 2 8 8 2 8 2 8 ऐसे टूटता है। 2 8 8 18 32 इस तरीके से टूटता जाता है। तो हम लोग देखेंगे इसमें कि 2 है और यहाँ पे देखेंगे तो 2 8 2 10 हो जाएगा और 8 18 हो जाएगा। अष्टक हमारा पूरा होने के लिए 18 इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि इसमें होता है 17 इलेक्ट्रॉन। नहीं, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होता है और इसमें चाहिए कितना, 8वां चाहिए उसको अष्टक पूरा करने के लिए, जो कि इसमें नहीं होता है, ठीक है, जो इसमें नहीं होता है। तो 8वां पूरा करने के लिए ये हाइड्रोजन जो है 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, तो उसी को हम लोग यहाँ पे कहते हैं प्लस से डोनेट करते हैं। अगर देखा जाए तो इसको जैसे हम ब्लड वगैरह डोनेट करते हैं तो क्या होता है, हम ब्लड देते हैं तो क्या बोलते हैं हमको दाता बोलते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को बोल दिया जाएगा दाता, और ये हो जाएगा ग्राही, क्योंकि इसने लिया है ना, ग्राही। और किस चीज़ का दाता और ग्राही है ये, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन के दाता और इलेक्ट्रॉन के ग्राही हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक दे रहा है, अरे हाँ, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। क्योंकि इसी का इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लस लग गया। और इसके पास ये ले रहा है, किसी से ऋण ले रहा है, तो वो मतलब उधार लिया है तो उधार कभी न कभी चुकाना पड़ता है। तो उसको हम लोग किस में दिखाते हैं, माइनस में दिखाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा लोग का एक उदाहरण हो गया आपको। और अगर उदाहरण देखना है तो और आप उदाहरण देख सकते हैं। मैं इसको रफ कर दूं तो आप लोग और उदाहरण देख लीजिएगा। ये आशा है कि ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो एक उदाहरण और देख लेते हैं इसी तरीके से। अब हम लोग देखते हैं जैसे नाइट्रिक एसिड, दूसरा हम लोग देखते हैं नाइट्रिक एसिड यानी कि अम्ल, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड का सूत्र क्या होता है HNO3। तो इसमें जब क्रिया होगी तो इसमें क्या होगा, ये एक जलीय विलयन है। तो जलीय विलयन है तो किसी भी जलीय विलयन को हम लोग किस में करते हैं, AQ के रूप में लिखते हैं, ठीक है इसको। तो ये किस फॉर्म में होता है, AQ के रूप में होता है,
मतलब यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ A और Q, ये हो गया। तो ये एक जलीय विलयन है। किसका जलीय विलयन है? नाइट्रिक एसिड का जलीय विलयन है। तो नाइट्रिक एसिड का जब जलीय विलयन होता है तो उस पर जब क्रिया होगी तो उसमें क्या होगा? H+, इसमें देखिए H है ना, तो H+ इसमें निकल जाएगा और यहाँ पे नाइट्रिक है तो नाइट्रेट का जो है NO3 का जो है माइनस चार्ज निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा लोग का पता चलता है कि इसमें क्या हो गया। अब ये बताइए कि ये हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन आ गए, हाइड्रोजन में एक प्लस इलेक्ट्रॉन आयन आया है यहाँ पे, और यहाँ पे नाइट्रेट में ये क्या है? नाइट्रेट है आपका, क्या है? नाइट्रेट। नाइट्रेट है तो नाइट्रेट का जलीय विलयन है। यहाँ पे भी AQ रहेगा और यहाँ पे भी AQ रहेगा, क्योंकि ये जलीय विलयन के रूप में है, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाएगा। और ये एक हाइड्रोजन का जलीय विलयन है, हाइड्रोजन का जलीय विलयन। ठीक है, ये हाइड्रोजन का जलीय विलयन है और ये क्या है? नाइट्रेट का जलीय विलयन। ठीक है, ये भी विलयन है, ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे जान गए कि इसमें हाइड्रोजन का प्लस आयन, तो हम लोग जानते ही हैं कि हाइड्रोजन में एक परमाणु क्रमांक रहता है, लेकिन यहाँ पे देखो कि ये माइनस क्यों हो गया। तो वहाँ पे देखने के लिए हम लोग ये जानते हैं कि ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन में जो होता है 8 और 16, इसका क्रमांक जो होता है 8 होता है, उसका भार जो होता है 16 होता है। और नाइट्रोजन का वैसे ही देखा जाए तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 14 होता है। ठीक है, लगभग आप ये मान सकते हैं कि इनका परमाणु क्रमांक जो होगा उसका लगभग 2 गुना या 2 गुने से अधिक ही हमेशा उसका भार होगा। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। तो इसमें हम लोग देखिए नाइट्रोजन का इसमें 7 है और यहाँ पे 8 है, तो 8 8 8, अगर 3 है ना यहाँ पे, तो 3 है तो तीनों को 8 8 ले लेंगे तो 8 त्रिक 24 होती है ना, 24 होती है। इनका इलेक्ट्रॉनिक क्रमांक 24 हो गया और 24 क्या एक अष्टक पूरा कर रहा है। तो उसके लिए आप लोग देखिए यहाँ पे, ये देखिए ऑक्सीजन है 1 2 3 4, यहाँ पे देखिए 8 है ना, तो 8 में 2 तो पिछले वाली कक्षा में चले गए और 6 इधर बाहरी वाले कक्षे में आ गए, तो बाहरी वाले कक्षे में ये 6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर कोई भी पेयर बनाना होता है तो हम लोग किस तरीके से बनाते हैं वो दिखा देते हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे देखिए आप लोग देखिए O है, एक O है, तो उसके इलेक्ट्रॉनों को जो भरना होता है तो इस तरीके से डॉट डॉट से दिखाते हैं। और इनमें देखिए अष्टक पूरे करने के लिए उनका पेयर बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 तो पेयर बन गए, लेकिन 2 पेयर खाली रह गए। अब इन्हीं 2 पेयर को कंप्लीट करने के लिए हमको फिर से एक वो बनाना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। तो इसको मैं उल्टा दिखा देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे दिखा देता हूँ, जिससे कि ये आपको बनाने में आसानी रहे। और यहाँ पे देखिए ये हो गया एक ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी ऐसे हो गया और यहाँ पे भी 2 हो गए और यहाँ पे भी देखो ये एक एक मिल गया आपका। तो यहाँ पे क्या कर लिया, ये देखो ये यहाँ पे ये जो अष्टक है ये इसके साथ में क्रिया करके कंप्लीट कर लेगा। और ये नाइट्रोजन जो है यहाँ पे अगर इसका सूत्र बनाएंगे तो किस तरीके से होगा, इसे N और यहाँ पे ऑक्सीजन और एक इधर ऑक्सीजन, एक इस तरफ ऑक्सीजन, मतलब 3 ऑक्सीजन के साथ में क्रिया हो रही है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे ये देखिए ये 2 हो गया आपका। इसको अब इसको समझ गए हैं ना आप कि अगर ऐसे होगा तो इस तरीके से वो अपना पेयर करता है। तो यहाँ पे देखिए अब थोड़ा सा कि यहाँ पे देखिए ये 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहीं पे इसमें भी दिखाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इधर 1 इधर। इसी तरीके से इसमें दिखाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इधर 1 इधर। अगर इसमें दिखाना होगा तो इसमें देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, लेकिन 1 1 1 यहाँ पे 7 ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है पिछली कक्षा में और अगला जो 5 बचा तो वो 5 हमने यहाँ पे रख लिया। अब 5 का देखिए तो यहाँ पे होता क्या है कि 2 इधर आ गए, 2 इधर, ये 2 अष्टक पूरा कंप्लीट किया, 1 से ये कंप्लीट किया और 1 से ये कंप्लीट किया, ये अपना कंप्लीट कर लिया अष्टक। अब यहाँ पे क्या करता है कि यहाँ पे भी कितने हैं, 2 2 4 बचे बना है, तो यहाँ पे एक इससे कंप्लीट किया,
और इससे एक कंप्लीट किया, तरीके से ये कंप्लीट करते हैं। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये बचा हुआ है, यही इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से आके इसमें कंप्लीट कर लेगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन एक बच गया ना, जो ये एक इलेक्ट्रॉन बच गया वही की वजह से, उसी की वजह से जो है हमारा लोग का क्या होता है, यहाँ पे माइनस लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को जानना होगा। इसके लिए मैं विस्तार रूप से एक क्लास दूंगा आपको, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि कैसे होगा उसमें। ठीक है, तो मैं यहाँ अम्ल क्षार और लवण पे था, तो अब देखिए ये अम्ल आपका क्लियर हुआ। अब अम्ल मैंने दिखा दिया आपको, अब हम लोग चलते हैं क्षार की तरफ। ठीक है, तो क्षार क्या होता है, ये इसकी परिभाषा थी। और इसमें अभी हम लोग दोनों को कंपेयरिंग करेंगे कि क्या क्या तीनों में क्या क्या होता है, अंतर क्या होता है। तो हम लोग जैसे कि रुकिए इसको भी रफ करता हूँ, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्षार। क्या, क्षार। अब क्षार किसे कहते हैं, क्षार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस बोलते हैं ना, बेसिस बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्षार। तो क्षार में होता क्या है, एक्चुअली जो क्षार होता है वो क्या है, एक भस्म है। क्या है, भस्म जो है, क्षार जो है वो एक प्रकार का क्या है, भस्म है। ठीक है, क्षार एक प्रकार का भस्म है जो कि पेड़ों से बना होता है, पेड़ों के क्षार मतलब पेड़ों की राख से बना होता है। ये भस्म जो होता है इसको भस्म भी कहते हैं। और ये किस तरीके से बना होता है, जो अगर देखा जाए तो इसकी लैटिन भाषा होती है आपके, मैंने उसमें अम्ल की लैटिन भाषा नहीं बताई। अम्ल की लैटिन भाषा होती है रेड्यूस, और मतलब अम्ल की लैटिन भाषा में अम्ल को लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं, एसिडोस। ठीक है, तो ये एसिडोस है, तो इसी से बना हुआ होता है। इसका अर्थ होता है कि खट्टा होना, खट्टा। ठीक है, ये मेरा उसमें अम्ल में छूट गया था, वो मैं बता दे रहा हूँ आपको, नहीं तो आप लोग भ्रमित होंगे कि इसका कहाँ से, इसका तो बता रहे हैं सर, उसका तो बताए नहीं, ऐसा ना हो, इसलिए मैंने उसको बता दिया। और इसको लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं, क्षार को लैटिन भाषा में एल्कली बोलते हैं। ठीक है, एल्कली कहते हैं। इसका अर्थ होता है पेड़ों की राख, ये इसका अर्थ होता है पेड़ों की राख। अब ये तो आप जान गए, क्षार को लैटिन भाषा में एल्केनी बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है पेड़ों की राख। अब ये तो हम लोग जान गए कि पेड़ों की राख में होती है। अब अगर देखें कि इसकी परिभाषा क्या होगी, लैटिन भाषा की, मतलब लैटिन भाषा की कह रहे हैं, क्षार की जो है, क्षार की परिभाषा क्या होगी। तो क्षार के बारे में आप जानने से पहले ये जान लीजिए कि क्षार जो होता है वो कड़वा या तीखा होता है, और जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। वो अभी मैं गुणधर्म आएगा तो उसमें मैं बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी इसके आगे मैं ही देखता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, इसकी परिभाषा लिखते हैं क्षार की, वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में क्या करते हैं, अपने जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड का ऋणायन मतलब हो गया OH
मतलब OH आपका हाइड्रोक्साइड हो गया, ऋण आयन बोल रहा है, तो ये आपका इसका फार्मूला हो गया। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन कहते हैं हाइड्रो ऑक्साइड का ऋण आयन उत्पन्न करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्षार या बेस बोलते हैं, क्षार कहते हैं। ठीक है, ये हमारा लोग का पता चल गया कि हम लोग क्षार किसे कहते हैं। ये हमारा पता चल गया कि वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रो ऑक्साइड या HO- उत्पन्न करते हैं, तो उसे हम लोग क्षार बोलते हैं। और ये क्षार जो होते हैं, एक और परिभाषा आती है यहीं पे, वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन लेते हैं वे कहलाते हैं आपके क्षार। ये दूसरी परिभाषा इसी की हो जाती है। क्या हो जाती है? वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन लेते हैं वे क्षार कहलाते हैं। ठीक है, वे क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो इसमें हम लोगों को क्या क्या परिभाषा मिल गई? एक दो परिभाषाएं इसमें मिल गई। जो आपको सूटेबल लगे वो आप याद करके उसको अपने नोट्स पे लिख लीजिएगा। और इसका उदाहरण मैं देता हूँ। एक उदाहरण देखिए इसमें, इसको रफ करके। क्षार में उदाहरण में अगर देखें हम लोग, तो इसमें देखते हैं NaOH। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन, ये एक प्रकार का जलीय विलयन है। क्या है? जलीय विलयन। किसका है जलीय विलयन? तो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन है। तो ये जब क्रिया करेगा तो हमको मिलेगा क्या? तो ये आप समझ लीजिए कि जब इसमें क्रिया करेगा तो ये बनता है क्या? Na का प्लस मिलता है यहाँ पे, Na का प्लस चार्ज मिलेगा यहाँ पे, और हाइड्रोक्साइड का माइनस चार्ज मिलेगा। प्लस जो OH होगा वो माइनस चार्ज होगा। ये O है, ठीक है, OH है, तो इसका जो है माइनस चार्ज रहेगा। अगर ये दोनों भी किस फॉर्म में रहेंगे? तो ये दोनों भी जलीय फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, किस फॉर्म में रहेंगे? जलीय फॉर्म में रहेंगे। अगर इन्हीं को हम लोग देखें तो इसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसको सोडियम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे इसमें देखिए आप लोगों का ये जो हाइड्रोक्साइड है, इसका अगर सूत्र देखें तो इसका जो होता है 23 होता है ना, 11, सॉरी, सोडियम का जो अगर परमाणु क्रमांक देखें तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, उसका भार जो होता है 23 होता है। जबकि O का है, ऑक्सीजन का जो होता है 8 होता है, 16 होता है, ये अभी मैंने बताया आपको। और एक और बचा हुआ है, H बचा हुआ है, वो H11 होता है। मतलब उसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों 1 ही होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए। ये हम लोग धीरे धीरे करके याद करते
बढ़ते जाएंगे। हर एक क्लास में मैं 1-2 आपको देता रहूँगा और आप लोग धीरे धीरे करके याद करते रहिए, और जितनी आवश्यकता पड़ेंगी वो हम यहाँ पे किसी वीडियो में डाल के अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा उसको, ठीक है। और ये देखिए हमारा लोग का यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हो गया। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि 11 है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, क्योंकि हमारा आप लोग जानते हैं कि 2, 8, 18 इस तरीके के फॉर्म में रहता है, या 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32 इस फॉर्म में रहता है। तो जब उस फॉर्म में रहता है तो आप लोग जैसे कि जानते हैं कि ये अष्टक पूरा करता है, ठीक है। तो अष्टक पूरा करने के लिए उसके कक्षा के लास्ट वाले कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 और 8 10 हो जाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है। वही 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अधिक है, तो इसलिए मैंने उसमें प्लस लगा दिया। OH जो होता है O का ऑक्सीजन का 8 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। 8 और 1 देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। मतलब मैं इनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिन रहा हूँ। तो ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 9 हो गया। लेकिन इनको अष्टक पूरा करना होगा तो हमको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए होगा, जिसको हम इससे ले लेंगे। मतलब ये हो गया आपका ग्राही हो गया, ग्रहण करने वाला ग्राही, और ये हो गया दाता देने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हमको पता चला कि सोडियम जो हो गया सर्वदाता, सोडियम जो हो गया दाता हो गया, और ऑक्सीजन जो हो गया वो हाइड्रोक्साइड जो हो गया वो ग्राही हो गया, ग्राही, ठीक है। तो यहाँ से हमको लोगों को क्या पता चला कि जो क्षार होते हैं वो किस आयन में टूटते हैं, इस आयन में टूट जाते हैं। अगर उसमें देखें हम लोग कि जैसे आप मान लीजिए ये एक उदाहरण हो गया, दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो दूसरा उदाहरण में जैसे हो गया NH3 प्लस आपका जल के साथ में जब क्रिया करेगा, ये ऐसे क्रिया करेंगे कि जो एक दूसरे से भी टूट जाएगा। मतलब इधर से भी कार्य हो जाएगा, अगर उधर से दोबारा चाह लेना होगा उसी फॉर्म में तो वो भी हो सकता है। वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे होता है NH4 जो क्या होता है आपका NH4, और क्या होगा यहाँ पे देखिए NH4 हो गया यहाँ पे, और ये हाइड्रोक्साइड जो हो गया यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो ये आपका प्लस में और ये माइनस में, अगर उसका भी, अगर इन सब का भी परमाणु क्रमांक हम लोग देखेंगे तो सेम इसी तरीके से आपको जो अभी मैंने यहाँ पे दिखाया उसी तरीके से टूट के निकल के आएगा। तो यहाँ पे देख ही रहे हैं कि 9 होता है, इसका जो होता है 7 होता है, और यहाँ पे 11 है। 7 इसका होता है ना, नाइट्रोजन का कितना होता है 7 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है। 1 × 4 करेंगे तो 4 हो गया, 7 4 11 हो गया। तो वही दिख रही, वही दिशा आ गई ना यहाँ पे, तो वही चीज़ें आ गई। तो यहाँ पे प्लस हो गया, प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे माइनस इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है, तो ये रहा हमारे लोग का। और इसी के बाद हम लोग देखते हैं, अब ये मेरा कंप्लीट हुआ, और अब हम लोग इसको रफ करके लवण की तरफ चलते हैं कि लवण क्या है या लवण की परिभाषा क्या होगी, ठीक है। चलिए लवण देखते हैं। अब लवण को क्या बोलते हैं, सॉल्ट बोलते हैं। लवण को अगर इंग्लिश में देखें तो सॉल्ट बोलते हैं ना, ठीक है, सॉल्ट। अब ये लवण जो है वो कैसे बनता है, आप लोग जानते होंगे कि लवण कैसे बनता होगा। अगर नहीं जानते हैं तो अब हम यहाँ पे जान लेंगे, ठीक है। तो चलिए लवण को देखते हैं। लवण को पहले परिभाषित करते हैं। तो लवण को परिभाषित करने के लिए ये समझिए कि वे पदार्थ जो किसी अम्ल व क्षार की अभिक्रिया से बनते हैं, अभिक्रिया से बनते या प्राप्त होते हैं या उत्पन्न होते हैं। मैं तीनों लिख देता हूँ, बनते, ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, बनते हैं या उत्पन्न होते हैं
वे क्या कहलाते हैं? वे लवण कहलाते हैं। कहलाते हैं, ठीक है। वे क्या कहलाते हैं? लवण कहलाते हैं। जैसे अगर देखा जाए हम लोग तो यहाँ पे देखिए, जैसे लवण को देखने के लिए अब हमको क्या चाहिए? 2 अम्ल चाहिए और 2 मतलब 1 अम्ल चाहिए, 1 क्षार चाहिए। वो दोनों अगर मिल जाएंगे तो हमको क्या हो जाएगा? मतलब इसमें बता रहा है कि वे पदार्थ जो किसी अम्ल व लवण की अभिक्रिया से बनते हैं या उत्पन्न होते हैं। मतलब हमको क्या क्या चाहिए इसमें? लवण बनाने के लिए, लवण बनाने के लिए हमें चाहिए अम्ल और क्षार, दोनों चीज़ चाहिए होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो पहला अगर मान लीजिए जो हम लोग निकाले थे अम्ल में HCl, क्या निकाले थे? HCl निकाले थे। प्लस उसी में अगर हम लोग NaOH, मतलब इसको भी हम लोग निकाल चुके हैं। NaOH से अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बना देगा? ये आप लोगों को दिख रहा होगा, NaCl बना देगा, मतलब नमक बना देगा। NaCl और प्लस क्या बना देगा? प्लस जल के अणु बना देगा H2O का, ठीक है, ये बना देगा। तो ये हमको लोगों को पता चला कि जब देखिए ये अम्ल है, एक क्या है? अम्ल है, क्या कौन सा अम्ल है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अगर इसे देखें तो NaCl सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये वाला। अगर देखें ये तो ये हो गया हमारा लोग का क्या? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गई, अम्ल हो गया। अगर इसे देखें तो ये हो गया आपका क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अगर इसे देखें सोडियम क्लोराइड हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका जल का सूत्र हो जाएगा। ये जल हो गया, ये नमक हो गया, ठीक है, नमक का सूत्र है ये। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या पता चला कि अम्ल, क्षार, लवण क्या होते हैं, उनकी परिभाषा और उनके कुछ एग्जाम्पल मैंने देखा यहाँ पे, ठीक है।